नमस्कार, सुप्रभात। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे कवि से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिस कवि पर चित्र का रूप इतना हावी था कि उनकी कविता में प्रकृति का सौंदर्य और जो बिंब है वह इतना उभर कर आया है कि हमें वह समय, वह दृश्य एकदम गतिशील लगता है, जीवंत लगता है। जी हाँ, उर्दू और हिंदी का दोआब माने जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह। आज उनकी कविता उषा हम पढ़ने जा रहे हैं। आरोह भाग 2 में उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित है। इस कविता में उन्होंने पल पल बदलते स्वरूप, और कौन सा स्वरूप? उषा कालीन, उषा अर्थात भोर काल, अर्थात सूर्योदय से पहले का जो आसमान होता है उसको अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। और इतने बिंब और इस तरह से उन्होंने अभिव्यक्ति दी है कि सुबह का जो सौंदर्य होता है वो हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष हो उठता है, जीवंत हो उठता है। वह सुबह जिसमें कवि ने ग्रामीण जीवन को भी शामिल किया है। केवल आसमानी गतिविधियां नहीं, इसके आसमानी गतिविधियों के साथ साथ धरती पर जो हलचल होती है उसे भी शामिल करके वह आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और इस कविता में कवि ने इतने बिंब और इतने नए नए उपमान प्रयोग में लिए हैं कि कविता एकदम से बहुत ही सुंदर हो गई है। आज उसी कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है उषा। प्रात नभ था, प्रातकालीन नभ। आसमान के एक विशेष समय के दौरान आसमान का जो सौंदर्य होता है, उसका जो दृश्य होता है, उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताना आरंभ किया है। वो कहता है प्रातकालीन आसमान, प्रातकाल का आसमान, वो आसमान जो सुबह के दौरान सूर्योदय से पहले जो दिखाई देता है, उस आसमान के बारे में कवि चर्चा करता है। सांकेतिक रूप से उसकी ओर इशारा करते हुए प्रातकालीन नभ कहता हुआ उसे विशेष तौर पर अभिव्यक्ति दे रहा है। ये कहता है कि प्रात नभ था, अर्थात प्रातकालीन सूर्योदय से पहले का जो आसमान था वह ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नीला शंख हो। शंख क्योंकि सफेद होता है लेकिन वह पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उसी तरह जो सुबह का आसमान होता है वह भी पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो दोनों की तुलना करते हुए कवि ने यहाँ पर शंख को नीला होने की उपमा दी है। सुबह का जो आसमान है, जब सूर्य नहीं निकला है, सूर्योदय नहीं हुआ है, और उससे पहले रात का जो कालापन है, रात का जो नीलापन है वह दिखाई दे रहा है। उसी की तुलना करते हुए कवि शंख के साथ नीला रंग लगा करके विशेष तौर पर उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर कवि उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत नीले रंग का शंख यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। भोर का नभ, भोर उषाकालीन अर्थात प्रातःकालीन, वो समय जब सूर्योदय नहीं हुआ है। भोर का नभ, सुबह का जो आसमान है, उसके ओर कवि संकेत करते हुए पुनः नए उपमान का प्रयोग कर रहा है। कवि संकेत करता है कि जो प्रातकालीन आसमान है, जो उषाकालीन आसमान है, जो भोर का आसमान है, जो सूर्योदय नहीं हुआ है, राख से लेपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी चौके को, चौका चौका वह स्थान होता है जहाँ पर गृहिणी खाना बनाने का कार्य करती है। ग्रामीण जीवन में विशेष तौर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पर मिट्टी से चौके को लीप करके हम वहाँ पर खाना बनाने का कार्य आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर कवि सुबह के आसमान की, भोरकालीन आसमान की तुलना चौके के साथ करते हुए कहता है कि सुबह का आसमान ऐसा लग रहा है मानो चौके को राख से लेप दिया गया हो और अभी वह गीला पड़ा है, सूखा नहीं है, अभी उसमें गीलापन बाकी है। क्योंकि जो भोर काल का आसमान होता है उसमें भी नमी होती है, उसमें भी शुद्धता होती है, उसमें भी पवित्रता होती है। वही पवित्रता हमें चौके में दिखाई देती है, वही पवित्रता हमें, वही शुद्धता हमें चौके में दिखाई देती है। तो दोनों की तुलना करते हुए कवि संभावना व्यक्त करता है कि मानो सुबह जो चौका है वह राख से लीप दिया गया हो, इस तरह का भोर का आसमान दिखाई दे रहा है।
फिर से नए उपमान का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि भोर का नभ, बहुत काले सिल जरा से, बहुत काले सिल, सिल जिस पर मसाले पीसे जाते हैं, जो आमतौर पर गांव में प्रयोग में लाई जाती है और जिस पर मसाले पीसने का कार्य आरंभ किया जाता है। एक पत्थर होता है जिसको सिल कहा जाता है, उसी पत्थर के साथ कवि तुलना करते हुए कहता है कि भोर का नभ ऐसा लग रहा मानो कि बहुत काले रंग के सिल को जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि उस पर बहुत काले सिल के ऊपर केसर मला हो और उसके बाद उसे धो दिया गया हो, जिससे कि उसमें जो कालापन है और जो लाल रंग है वह दोनों मिश्रित हो गए हैं। कहीं कहीं पर लाल रंग दिखाई देता है और कहीं पर काला रंग भी दिखाई देता है। उसी तरह का आसमान सुबह दिखाई दे रहा है, क्योंकि गतिशील ये पल पल बदलता हुआ स्वरूप, गतिशील स्वरूप सुबह के आसमान का कवि दिखा रहा है। तो जो जो सूर्योदय से पहले का जो समय है वो आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह से उसमें जो स्वरूप आता जाता है, दृश्य आते जाते हैं, जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, उसी सौंदर्य को कवि गांव के जीवन से जोड़ करके लगातार वहाँ के जो नए नए उपमान हैं उनके माध्यम से अभिव्यक्ति देता जा रहा है। यहाँ पर सुबह जब सूर्योदय से पहले लाल रंग जो आसमान में छा जाता है, सूर्य की जो लाल रंग की किरणें होती हैं जो उसके आने का संकेत देती हैं, उसके आने से पहले आसमान में जो छा जाती हैं, उस लाल रंग के अंदर रात की कालिमा भी बाकी होती है, तो दोनों का मिश्रित स्वरूप होता है। वही मिश्रित स्वरूप की तुलना करते हुए कवि यहाँ पर सिल का उदाहरण देता है कि जैसे सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो, लाल केसर उस पर पीसा गया हो और उसके बाद पानी से धो दिया गया हो, जिससे कि उस पर लाल और काला रंग दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रयोगवाद एक तरह से दिखाई देता है जहाँ पर कि नए नए उपमानों का प्रयोग किया जाता है। उपमान यानी कि जिस वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, तो जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना की जा रही होती है वह उपमान कहलाता है, और जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वह उपमेय कहलाता है। तो उपमान पहले जो परंपरा रूप में प्रयोग किए जाते थे उनमें थोड़ा बदलाव प्रयोगवाद के दौरान किया गया, तो प्रयोगवाद में नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया, वो नए नए उपमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पोर का नभ, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब कवि यहाँ पर गांव के गतिशील वातावरण को भी दिखा रहा है, गतिशील जीवन को भी दिखा रहा है। जैसे सुबह शंख बजा करके दिन की शुरुआत की जाती है, उसके बाद चौका लेप करके खाने की तैयारी की जाती है और सिल पर मसाला पीसते हुए उस कार्य को पूर्ण किया जाता है। लेकिन इस कार्य के बाद जब बच्चे गांव में होते हैं वे अपने विद्यालय में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, एक तरह से शिक्षा ग्रहण करने की ओर संकेत भी यहाँ पर किया गया है। तो कवि कहता है कि ऐसा लगता मानो स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, अर्थात लाल रंग एक तरह से क्रांति का भी स्वरूप होता है, अच्छे भविष्य की ओर इशारा भी करता है। तो यहाँ पर कवि ने शिक्षा के माध्यम से गांव का जो अच्छा भविष्य है उसकी ओर भी संकेत किया गया है, लेकिन साथ साथ आसमान के काले रंग पर सूर्य के आगमन से पहले जो लाल रंग फैल जाता है उसकी तुलना यहाँ पर स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने से जो उसका सौंदर्य दिखाई देता है, काले रंग के ऊपर लाल रंग का जो सौंदर्य दिखाई देता है उसकी ओर इशारा भी किया गया है। तो यहाँ पर कवि ने एक संभावना व्यक्त की है, कहता है कि ऐसा लग रहा है सुबह का आसमान, भोरकालीन आसमान ऐसा लग रहा है जैसे कि स्लेट पर, काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक, लाल चौक मल दी हो, लाल चौक को घिस दिया हो और इससे उसका सौंदर्य सुबह के आसमान के समान दिखाई दे रहा। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। सुबह का आसमान और आसमान के अंदर पल पल अग्रसर होता हुआ सूर्य, वह सूर्य जो धीरे धीरे सफेद रंग की ओर बढ़ता जाता है, उसका लाल रंग सफेद रंग में परिवर्तित होता जाता है। वह आसमान रूपी समुद्र में इस तरह से हिल रहा है जैसे कि समुद्र में किसी व्यक्ति की गोर वर्ण देह, गोर वर्ण, गोरे रंग की जो देह है, गोरे रंग का जो शरीर है वो झिलमिला रहा हो, हिल रहा हो, अर्थात कोई गोर वर्ण व्यक्ति समुद्र में स्नान कर रहा हो, नीले जल में स्नान कर रहा। इस तरह से सुबह का आसमान के अंदर, सुबह के आसमान के अंदर
जो सूर्य है वह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि ने एक तरह से सुबह का जो सूर्य है उसे गौर वर्ण व्यक्ति की संज्ञा दी है, और जो आसमान है उसे नीले जल के समान दिखाया है। तो जो सुबह का आसमान है, जो जिसके अंदर नीलिमा अर्थात नीला रंग, काला रंग, और उसके अंदर लगातार सफेद रंग की ओर अग्रसर होता हुआ जो सूर्य है, एक दृश्य बना दिया है जिसमें कि हम उसको एक नीले जल में अर्थात पानी के अंदर जो व्यक्ति गोर वर्ण है, जो गोरे रंग का व्यक्ति है, वह नहा रहा है। इस तरह से सुबह का सूर्य आसमान में झिलमिला रहा। एक नया उपमान प्रयोग किया है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय होगा। अब कवि कहता है कि अंततः जो सुबह का जो सौंदर्य है, जो उषा काल का सौंदर्य है, जो अब तक सूर्योदय से पहले का जो सौंदर्य है, जिसमें नमी भी है, जिसमें पवित्रता भी है, जिसमें निरंतर प्रगति करते हुए जो समाज है उसकी ओर इशारा भी किया गया है। और लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि सूर्य के निकलते ही हमारे दैनिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, और वो जो सुबह का जो सौंदर्य है वह भी खत्म हो जाता है, तो एक तरह से जो कोमलता है वह कोमलता कठोरता में बदल जाती है। तो इसीलिए कवि कहता है कि उषा काल का जो सौंदर्य है और उस सौंदर्य का जो सम्मोहन है, जो जादू है, जो प्रभाव है, वह अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। अब अंततः सूर्योदय हो गया है, और सूर्योदय होते ही जो उषा काल है वह खत्म हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कवि ने पल पल अनेक बिंब बनाते हुए पूरे गतिशील जो सुबह का सौंदर्य है उसे अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। नए उपमानों का प्रयोग किया गया है, जैसे शंख का जो उपमान है वह एक तरह से प्रयोगवाद के दौरान किया जाने वाला उपमान का प्रयोग है। सिल का प्रयोग, उसके बाद चौके का प्रयोग, और फिर स्लेट का प्रयोग। और ये देखिए जरा यहाँ पर, जब सुबह का जो सूर्य है वह आसमान रूपी नीले जल में जिस तरह से झिलमिला रहा है, उसे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो कि पानी के अंदर नहाने का कार्य कर रहा है। और इसके साथ साथ अब कवि सुबह के जो सौंदर्य है उसका जो सम्मोहन है, जो जादू है, उसके असर के समाप्त होने की ओर इशारा करते हुए कहता है कि अब अंततः सूर्योदय हो चुका है और उषा काल का जो सौंदर्य है वो खत्म हो चुका है। तो ये थी शमशेर बहादुर की कविता, जिसमें मानव सौंदर्य और प्रकृति के सौंदर्य को एक साथ दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर प्रकृति चित्रण पूरी कविता में है, और बिंबों का प्रयोग है, दृश्य बिंब यहाँ पर प्रयोग में लाए गए हैं, नए उपमान प्रयोग किए गए हैं, और केवल बहुत नीला शंख जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उपमा अलंकार है। बाकी जहाँ पर भी सिल का उदाहरण देता है, चौके का उदाहरण देता है, स्लेट का उदाहरण देता है, गौर वर्ण व्यक्ति का उदाहरण देता है, वहाँ सब उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा आप यहाँ पर शांत रस के बारे में समझ सकते हैं कि शांत रस का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग भी किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है यहाँ पर, और एक तरह से कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये थी आज की कविता। अगर आपको इस कविता को पढ़ना है तो आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं, frontlinehindi.forever। तो ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है, और इस ब्लॉग में आप इस कविता को, जैसे यहाँ पर मैंने केवल चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी, तो वहाँ पर आप इसको लिखित रूप में भी पा सकते हैं, जो आपके अगर कहीं पर भी कोई आपको कठिनाई आती है तो उसका समाधान भी पा सकते हैं।